बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम हकीकत क्या है के साथ मैं हूं आगाज साजिद शाह। नाज़रीन, हर रोज़ और अब तो रात गए जो पेट्रोल बम आवाम पर गिराया जा रहा है, पहले ओगरा पर यह सारी जिम्मेदारी डाली जाती थी, उस पर एलिगेशन लगाया जाता था हुकूमत की जानिब से कि हर 15 दिन के बाद समरी कैलकुलेशन के बाद पेश की जाती है, जिसके बाद हुकूमत अगर समझती है अपनी कैलकुलेशन के बाद तो वो इजाफा जो पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा है वो कर दिया जाता है, और अगर समझती है नहीं तो वो नहीं किया जाता। लेकिन हर 15 दिन के बाद इस पर नज़रसानी की जाती है। लेकिन अब की बार जब यकम तारीख आई, यकम नवंबर को 6 रुपए की 6 रुपए कुछ पैसे की जो समरी पेश की गई पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के हवाले से, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नामंजूर की गई, उसको मुस्तरद कर दिया गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ठीक 2 दिन के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जब गुरबा के लिए पैकेज अनाउंस किया, रिलीफ पैकेज अनाउंस किया गुरबा के लिए, और उसके ठीक 2 दिन के बाद अचानक से जो शेड्यूल्ड भी नहीं थी समरी, और उसके बाद वो पैकेज अनाउंस करने के साथ ही 5 तारीख को रातों रात 4 तारीख की रात को रातों रात 8 रुपए पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा कर दिया गया। असल वजूहात क्या हैं? ऐसे कौन से हालात थे जिसको पर मजबूर होकर बिना किसी समरी के, बगैर किसी अनाउंसमेंट के अचानक से ये पैकेज अनाउंस किया गया? इस हवाले से बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे टीएलपी के हवाले से कि टीएलपी को पहले इसी गवर्नमेंट की जानिब से कलअदम करार दिया गया और अब हुकूमत को घुटने टेकने पड़े। क्या हुकूमत की रिट अपनी जगह पर कायम है अब भी? क्योंकि वज़ीर आला पंजाब ने जो खुफिया मुआहदा हुआ है, शायद अभी तक जो मंजर आम पर नहीं आ सका, लेकिन हुकूमत पंजाब ने इस वक्त वो समरी मंजूर कर ली है कि टीएलपी के साथ कलअदम का लफ्ज़ हटा दिया जाए, मीनिंग देयर बाय कि उसको रेगुलराइज किया जाएगा। जबकि सिराजुल हक साहब का कहना है कि अपोजिशन और हुकूमत में कुछ मामलात तय पा गए हैं, कुछ मामलात सेटल हो गए हैं, जिसकी वजह से इस कदर तेज़ी से जो महंगाई हो रही है इसके बावजूद अपोजिशन खामोश है। लेकिन अपोजिशन सिर्फ इस हवाले से कहा है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मामलात दोनों तरफ चल रहे हैं। असल वजूहात क्या हैं, इस हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड शाहिद जागीर साहब, तज्जियाकार हैं। जबकि इनके साथ हमारे साथ जो ज्वाइन किया है राजा ज़मीरुद्दीन एडवोकेट, आप सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग लॉयर्स फोरम पंजाब के, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग एडिशनल सेक्रेटरी जनरल डिस्ट्रिक्ट चकवाल भी हैं। आप दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब, आपसे जानना चाहूँगा इस हवाले से, आप क्या समझते हैं? आपसे इसी हवाले से लास्ट टाइम भी प्रोग्राम में बात हुई थी तो आपने कहा था कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा नागुज़ीर था। इस वक्त दूसरे मुल्कों में जिस तेज़ी से पेट्रोल में इजाफा हुआ है, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ है, शायद उस तेज़ी से अब भी पाकिस्तान में नहीं हुआ इजाफा। ये इस वक्त की ज़रूरत थी। आप क्या समझते हैं जो रातों रात इजाफा किया गया, ये भी वक्त की ज़रूरत है? बहुत शुक्रिया आगा साहब मुझे इनवाइट करने का। देखें, आपको हम सबको ये पता होना चाहिए कि पेट्रोल और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो पाकिस्तान उसका बहुत कम हिस्सा खुद प्रोड्यूस करता है, और ज़्यादातर जो है वो पेट्रोल और लुब्रिकेंट जो हैं ये हम इंपोर्ट करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो तकरीबन 10% इंक्रीज़ कर गया, यानी हमारी कंजम्पशन ज़्यादा है हो गई है फ्यूल की, और उसकी वजह से हमारे इंपोर्ट बिल जो है वो ज़्यादा ना। जो प्राइसेस हैं वो $48 एक वक्त थी जबकि गवर्नमेंट ने काफ़ी बड़ा रिलीफ किया था। आज जो है वो तकरीबन $75 से $76 पे ऑयल जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में एक बैरल सेल हो रहा है। और जो एक्सपेक्टेशंस हैं ऑयल मार्केट की कि 2021 के एंड तक ये $81 पर बैरल के हिसाब से बिकेगा, तो उसमें जो है जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, गवर्नमेंट हैज़ नो ऑप्शन
कि जी वो इस पेट्रोल पे सब्सिडी दे, नंबर एक। नंबर दो जो है कि इस चीज को बिला वजह अपोजिशन जो है वो उछाल रही है। आ, हमें इस चीज का एहसास होना चाहिए कि हम साउथ एशिया में आज भी, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इंडिया में 245 रुपए पर लीटर पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से वहां पे पेट्रोल बिक रहा है। बांग्लादेश में 180 181 रुपए तकरीबन बिक रहा है। वियतनाम में 180 रुपए है, भूटान में 188 रुपए है, थाईलैंड में 204 रुपए है, इंडोनेशिया में और फिलीपाइन में 184 रुपए है, और सिंगापुर में 341 रुपए पर लीटर के हिसाब से फ्यूल जो है वो मार्केट में बिक रहा है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब मार्केट में प्राइसेस, वो चीज़ जो कि आप इंपोर्ट करते हैं उसकी प्राइस मार्केट रिलेटेड है, और जैसे जैसे आपका डॉलर फ्लक्चुएट करेगा, आपकी इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस ऑयल की बढ़ेंगी, तो गवर्नमेंट हैज़ नो चॉइस बट टू रेज दी ऑयल प्राइसेस। तो हमें एक तो कौम को ये बताना होगा, कंट्री मैन को ये बताना होगा कि जी हमें इसका कोई ऑप्शन नहीं है, वी हैव टू लिव विद दिस। हमारे पास सिर्फ वही यही ऑप्शन है कि हम अपने पेट्रोल की कंजम्पशन कम से कम करें। ब्रिगेडियर साहब, आप मसला ये नहीं है। आप कहते हैं अपोजिशन बिला वजह इस बात को उछाल रही है, गरीब आदमी भूख से बिलक रहा है। आपने बात की है प्राइसेस की, तो उन कंट्रीज की जो रुपी की जो उनकी करेंसी है वो इस कदर मजबूत है कि वो स्टेबल हो सकती है। मुद्दा सिर्फ पेट्रोल की हद तक महदूद नहीं है, इस पेट्रोल के बाद जो असरात होती हैं बाकी चीज़ों के ऊपर। अगर लेट्स सपोज एक मिनट के लिए ये मान लिया जाए कि पेट्रोल की कंजम्पशन ज़्यादा है, पेट्रोल की कंजम्पशन को कम कर दिया जाता है, इससे अमीरों पर असर पड़ेगा, अमीरों की गाड़ियां बंद होंगी, लेकिन वो डायरेक्ट असर जाके जो गरीबों पर पड़ रहा है, गरीबों की जेबों पर बोझ पड़ रहा है, वो किस तरह से जस्टिफाइड है? अगर ये आपने कहा कि इस साल के आखिर तक 81 बैरल तक चला जाएगा, अगर ये 91 बैरल तक चला जाए, तो भी आप समझते हैं कि हुकूमत इस वक्त हैंड्स अप है और वो उसकी मजबूरी है और ये सब ठीक हो रहा है? देखें, हुकूमत के पास दो ऑप्शन होती हैं। एक तो ये है कि जी मार्केट से आप जो चीज़ लेते हैं उसको सब्सिडाइज रेट पे आप दे दे लोगों को, लेकिन वो तब होता है जबकि आपके पास इतना पैसा रिजर्व में है। हमारे मुल्क में लोगों ने जो पैसा लूटा और बाहर ले गए, नंबर एक। नंबर दो, इधर 22 करोड़ में से 2.5 मिलियन लोग सिर्फ टैक्स देते हैं। आप देखें कि लाहौर डिफेंस, इस्लामाबाद डिफेंस, कराची डिफेंस में जो बंगले बड़े बड़े बने हुए हैं उनकी प्राइसेस देखें, और उनकी एक्चुअल मार्केट प्राइसेस देखें, और उनके पेपर प्राइसेस देखें आप। तो वो टैक्स जब नहीं आप देंगे तो गवर्नमेंट का तो जो है वो रेवेन्यू टैक्स से आता है। तो जब आपके प्रोविंशियल टैक्सेस नहीं आएंगे, आपके सेंट्रल टैक्सेस नहीं आएंगे, तो वो इशू हल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा खजाना खाली है। मैं ये नहीं कि मैं प्रेजेंट गवर्नमेंट की कोई साइड ले रहा हूं, लेकिन हकीकत ये है कि आपके घर में भी आपका जो बजट होता है, जब प्राइसेस ज़्यादा हो जाती हैं तो आप अपना कोई रिजर्व निकाल के उसको आप, इवन गरीब आदमी जो है वो तो अपना बीवी का गोल्ड भी बेच देता है अपने बच्चों के लिए, लेकिन वो उसका रिजर्व होता है। हमारे पास तो रिजर्व है नहीं। हमारे पास रिजर्व क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों जो जो पिछले 10 साल जो हुकूमत रही है उसने जितना पैसा खाया है, कमाया है, वो जो है वो लेके यहाँ से बाहर चले गए। पिछले प्रोग्राम में भी मैंने आपसे बात की थी कि करप्शन हर जगह पे होती है। करप्शन में पैसा बाहर चला जाना इज क्रिमिनल। करप्शन इटसेल्फ इज क्रिमिनल, बट द बिगेस्ट क्राइम इज कि जी आप पैसा उठाएं और बाहर ले जाएं। मैंने आपको यही कहा था कि जी अगर हम सबको इन गरीब लोगों का बहुत फिक्र है, टेल द पीपल दोज हु हैव टेकन द मनी आउट कि जी आप पैसा वापस ले आए, अपने बैंकों में ही रखें,
गवर्नमेंट को मत दें, सिर्फ बैंकों में रखते हैं आप अपने नाम पे। आप देखेंगे कि आपके रिजर्व कहां से कहां चले जाते हैं। आप देखेंगे कि गवर्नमेंट आपको सब्सिडी भी देगी। आप देखेंगे कि गरीब लोगों की जो है वो जिंदगी बेहतर हो जाएगी। ब्रिगेडियर साहब, मसला ये है, आपने अभी कहा 2.5 मिलियन लोग सिर्फ टैक्स दे रहे हैं। 3 साल इस गवर्नमेंट ने इस चीज़ में वेस्ट कर दिए कि मैकेनिज्म बना रहे हैं, रिकवरियां रेवेन्यू और एफबीआर कर रही है। बार बार एफबीआर के चेयरमैन को चेंज किया गया, लेकिन फिर बर्डनाइज जो किया जा रहा है वो फिर गरीबों से ही माल निकाला जा रहा है, उनको ही निचोड़ा जा रहा है। फिर 3 साल में क्या ऐसा मैकेनिज्म बना है कि टैक्स रिकवरियां वसूलियां ज़्यादा हुई? अमीर को हमने कैसे जाके कंट्रोल किया? अमीर की जेब से कैसे हमने माल निकाला है, या कैसे हमारे निकालने की कोई प्लानिंग है? आप देख रही हैं कि इस वक्त भी पार्लियामेंटेरियंस या जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट है या बाकी दीगर इदारे हैं, वहां पर जितनी पेट्रोल की कंजम्पशन है और उनको पैकेजेस दिए जाते हैं, क्या उन पैकेजेस को कम नहीं होना चाहिए? क्या सिर्फ और सिर्फ गरीब का ही हक है कि वो जाके सारे टैक्स देगा और उसकी जेब से निकलेंगे सारे पैसे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम सबको ऑस्टेरिटी ड्राइव पे जाना चाहिए। एज फार एज हमारे जो आप देखें कि पाकिस्तान ना सिर्फ पेट्रोल इंपोर्ट करता है, पाकिस्तान कुकिंग ऑयल एक्सपोर्ट करता है, पाकिस्तान वेजिटेबल्स इंपोर्ट करता है, पाकिस्तान जो है वो फूड आइटम्स इंपोर्ट करता है, पाकिस्तान चाय इंपोर्ट करता है। मसलन आप चाय का फिगर मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि जी हमारी चाय का इंपोर्ट का बिल जो है वो 10% इंक्रीज हुआ पिछले 1 साल। दूसरा, आपकी पल्सेस और जो दूसरी चीजें हैं, पल्सेस में 15% आपका इंपोर्ट बिल जो है वो दालें जो हैं उनका इंपोर्ट बिल 16% बढ़ा है। तो आपको सबको जो आप बात कर रहे हैं वो एक एलीट क्लास की आप बात कर रहे हैं, विच इज अ वेरी स्मॉल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। उनको तो इस चीज से कोई नहीं है। जो कोई एमएनए एफपीए है, वेदर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग से है, पाकिस्तान पीपी पार्टी से है, या कोई इंडिपेंडेंट है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उनको तो अपने जो है वो अपने पैक एंड प्रिविलेजेस चाहिए। वो कभी भी गरीब की बात जुबानी करते हैं। वो बंदा जब वो जो लीडर है जो कि खुद 18 लाख की घड़ी लगाता है, 2 करोड़ की घड़ी में घूमता है, और फिर भी इतना पैसा होने के बावजूद वो गवर्नमेंट की मर्सिडीज दबा के रखते हैं 4 साल के लिए, और उनसे जाके पुलिस के साथ वो रिकवर कराई जाती है। तो ये तो एक बिलीव की बात है। ये लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है कि जी ये जो है मुझे ये बताएं कि इसके अलावा किसी के पास ये हल है कि ये पेट्रोल की प्राइसेस कम कर दें? किसी के पास हल है? बात बहुत करते हैं, बात सब करते हैं। क्या क्यों नहीं, अगर इन सब पुराने लोगों को जो जिन्होंने पिछले 15 साल से पाकिस्तान पे हुकूमत की, उनको अगर अपने वोटरों का ख्याल है तो अपना पैसा लाए ना वापस, क्यों नहीं लेके आते वापस? ठीक है, वो तो अब हुकूमत ने इस चीज़ का हल निकालना है। जब अपोजिशन फिर हुकूमत में आएगी तो फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, या आवाम या अपोजिशन ने तो इसका हल नहीं निकालना इस वक्त। हम हर चीज हुकूमत पे डाल देते हैं, हम खुद कुछ नहीं करते। क्यों नहीं ये वोटर्स खड़े होते उन लोगों के खिलाफ? क्यों नहीं ये खड़े होते कि जी हमारा पैसा आपने खाया, आप निकाल, हमारा पैसा वापस लेके आए? क्यों ये हर चीज हम ये कहते हैं कि जी यस देर आर प्रॉब्लम, जो कि हमने लास्ट टाइम बात की थी कि जी डीसीज जो हैं वो काम नहीं कर रहे। वो गवर्नमेंट की फेलियर बिल्कुल है कि जी डीसीज को लगाएं। कौन जो प्रेजेंट मिनिस्टर्स हैं वो क्यों नहीं अपने हल्के में जाते? ये भी हमने लास्ट में बात की थी कि जी वो इंश्योर करें। प्राइस कॉस्ट कंट्रोल कमेटीज ऑन पेपर सारी हैं, सब तनख्वाहें ले रहे हैं, सब प्रिविलेजेस ले रहे हैं, लेकिन काम कोई नहीं करता। किसी को पुलिस पकड़ के थाने में ले जाती है, उस पर मुकदमा चलता है। वो मुकदमा जो है वो 15-20 साल लंबा चलता रहता है। उसको क्यों नहीं, व्हाई डोंट वी गो फॉर अ थिंग जिसमें कि हम जल्दी उसका फैसला करें
माफिया जो हैं हमारे, जो ये आड़ती हैं स्पेशली, दे आर द वन जो वो भी फिर वही बात आ जाती है। इन सारी चीज़ों का मैकेनिज्म तब्दीली का नाम लेकर आए थे, उनको लाना चाहिए था। मैं वापस इसी बात पर आता हूँ। राय साहब, हर दौरे हुकूमत में प्रिविलेजेस कोई भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, इस दौर में हो या पहले जो गुजरे हुए दौर हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी साजिद साहब, जरा दोबारा क्वेश्चन करेंगे, मैं समझ नहीं सका। मैंने कहा कि हर दौरे हुकूमत में कोई गवर्नमेंट या अपोजिशन या कोई इदारा अपने प्रिविलेजेस छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जो अय्याशियाँ वो कर रहे हैं, जो उनको मिल गई हैं, अगर हुकूमत पर या मुल्क पाकिस्तान पर कोई मुश्किल वक्त आ गया है तो वो अपने प्रिविलेजेस छोड़ने के लिए, अय्याशियाँ छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? साबका गवर्नमेंट ने कोई काम किया था या आने वाली जो टाइम में, अगर टाइम आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग को, नून को टाइम मिलता है तो इस हवाले से कोई वर्किंग होगी? थैंक यू वेरी मच साजिद साहब। मैं ब्रिगेडियर शाहिद साहब की बातों से, जो उन्होंने कुछ बातें की हैं, मैं उनको सेकंड करता हूँ और आगे चलते हैं। आपने कहा कि ये गवर्नमेंट जो प्रिविलेज हैं, और यही अब जो रिसेंट में जो ये इशू बना हुआ है, जो एक मतलब एक क्राइसिस से गुजरा है, महंगाई के तूफान से गुजरा, यही है कि ये जो प्रेजेंट हुकूमत है ये टोटली फेल हो चुकी है और अपने प्रिविलेज और उसके ऊपर वो लगी हुए हैं। चूंकि जब से ये हुकूमत और ये प्राइम मिनिस्टर आए और उन्होंने बड़े वादे करके ये आए कि हम जो है प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट को खाली कर देंगे, वहाँ यूनिवर्सिटी बनाएंगे, और जो वज़ीर आला का ऑफिस है पंजाब में वहाँ यूनिवर्सिटी बनाएंगे। तो वो उसी तरह की प्रिविलेज और वो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, नई गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं। उनको क्या लगे कि पाकिस्तानी जो 22 करोड़ आवाम है वो इस तूफान, जो महंगाई का तूफान है, उसको किस तरह वो जो है वो फेस कर रहे हैं। आपके सामने है कि मुल्क जो है किस हालात से गुजर है। जो आवाम है वो रोडों पे आ चुकी है, उनके पास 3 टाइम खाने के लिए रोटी नहीं है। अब देखिए महंगाई का जो आलम है, इन्होंने गन्नम चावल ये इन्होंने बाहर भेज दी हैं। हालांकि जो पाकिस्तान है दुनिया में इन चावल और गन्नम की पैदावारी जो उसकी सलाहियत है वो 8वें 7वें 8वें नंबर पे है, लेकिन गन्नम ही जो है वो हमारे मुल्क में शॉर्टेज है, चावल शॉर्टेज है। बाकी महंगाई देखें कि आज जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का दौरे हुकूमत था, ये तमाम चीजें जो एक आम रोजमर्रा की अशिया थी वो उनकी प्राइसेस में 500 गुना अब इस 3.5 साल में इस हुकूमत ने, जो सिलेक्टेड हुकूमत है, उन्होंने बढ़ा दिया है। और बिल्कुल भी आवाम के ऊपर बिल्कुल भी वो रहम नहीं करे। रात को आखिरी पैर में सुबह उठते हैं 8 से 10 रुपए 6 रुपए जो पेट्रोल और फ्यूल की प्राइसेस में बढ़ जाता है। तो शायद साहब ये फ्यूल के कीमतें बढ़ने से मतलब ये है कि आम आदमी की जो जिंदगी है वो अजीरन हो चुकी है। राय साहब, कीमतें बढ़ाना हुकूमत के बस में नहीं रहा। जो चीज़ इंपोर्ट की जाती है, जब खरीदी जाती है, हमको मार्केट से परचेज करने जाते हैं, अगर महंगी खरीदेंगे तो महंगी ही सेल आउट होगी। तो आप नहीं समझते महंगाई की बात है, वो तो हर दौर में महंगाई हुई है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में भी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है कि इस दौर में शायद बहुत तेज़ी के साथ हुई है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट की वजह से हो रहा है। आप क्या समझते हैं, क्या सोल्यूशन होना चाहिए गवर्नमेंट के पास इस वक्त? साहिब साहब, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के दौरे हुकूमत में ये तमाम चीजें जो हैं, अब देखिए जो चीनी थी वो 50 रुपया था, आटे का जो थैला था वो भी 500 रुपया था कि आटे का थैला अब जो है वो 1500-2000 पे चला गया। अब एक छोटी सी मिसाल देखिए, एक आम आदमी की, हर कॉमन आदमी की जरूरत है जो एलपीजी गैस सिलेंडर है, घरेलू जो सिलेंडर है, वो मुस्लिम लीग के दौरे हुकूमत में वो 800 से 1000 रुपए पे था। और अब आप देखिए मार्केट में वो ब्लैक में वो फरोख्त हो रहा है, वो भी 2500 रुपए में। और एक आदमी जो है वो जिसके पास घर में लकड़ी नहीं है, वो सिलेंडर गैस के ऊपर गुजारा है, तो वो सिलेंडर खरीदे या वो 3 टाइम के जो चीनी, आटा, घी, दालें चाहे वो खरीदे। ठीक है, तो ये जो हुकूमत है ये 3.5 साल में कोई पॉलिसी नहीं ली, कोई इन्होंने रिफॉर्म इस्लाहात नहीं की। ये इनके नारे तो बड़े थे कि हम 1 लाख नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे, कोई जो है वो इधर उधर से हम बंदे नहीं लाएंगे गवर्नमेंट में सिर्फ। तो लेकिन ये दे हैव टोटली फेल्ड, जो ये बिल्कुल भी डिलीवर नहीं कर सके। 22 करोड़ आवाम जो है वो महंगाई के चक्की में साजिद साहब फिस रहा है। अब कोई आवाम के पास कोई चारा नहीं है, इस हुकूमत को जाना पड़ेगा। और जो है मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से मैं
इल्तमास करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि अब मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन जो है वो कराए जाए, ताकि अवाम जो है वो सुख का सांस लें। और मेरे ख्याल में इस वक्त इस घड़ी में सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही एक रोशनी और किरण है, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ही एक रोशनी और किरण है, जो इस 22 करोड़ अवाम को जो है एक अपने इस मुल्क को अपने कदमों पे अपने उस दोबारा से अपनी उस इज्जत को बहाल करने में वो नवाज शरीफ ही वो एक बताइएगा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस वक्त, चूंकि ज़ाहिर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से डायरेक्ट असर तो उमरा को ही पड़ता है, लेकिन ज़ाहिर गुरबा को जो असर पड़ा है उस हवाले से रिलीफ पैकेज का भी ऐलान किया और जल्द भी वो इम्प्लीमेंट होगा और अरबों रुपए की इस पे अखराजात आएंगे। तो इस हवाले से आप नहीं समझते कि ये एक अच्छी काविश है कि चले गुरबा को कुछ पैकेज मिलेगा, कुछ रिलीफ मिलेगा और उमरा की जेब से पेट्रोल की मद में कुछ अमाउंट निकलेगी? साजिद साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। तो ये तो आवाम का खून चूस के बिजली के ऊपर और बाकी चीजों में जो है टैक्सेशन लगा के, आज देखें 3.5 साल इन्होंने बिजली को डबल ट्रिपल कर दिया, और वही टैक्सेशन लगा के क्या फायदा, आवाम को तकलीफ में डाल के वही पैसा आवाम के ऊपर जो रेवेन्यू ये कलेक्ट करते हैं उसको फिर 1 साल बाद सब्सिडी दे के आवाम को उसके एक जो है वो उसके मुंह में जो है वो डाल देते हैं ताकि आवाम खामोश हो जाए। तो ये ऐसा नहीं है, जब तक जो हुकूमत के पास कोई प्रॉपर कोई पॉलिसी नहीं होगी कि कैसे मुल्क को चलाना है, कैसे रन करना है, लोगों के मसाइल को कैसे देखना है। आप निचली सतह पर चले जाएं, जो मार्केट में है कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है, तो मेरे ख्याल में इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई रिफॉर्म नहीं है, कोई इस्लाहात नहीं है ताकि लोगों के ये जो इस महंगाई के इस तूफान से निकाल सकें। तो मेरे ख्याल में एक ही हल है, अब मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन कराए जाएं, ठीक है, इसको इंश्योर किया जाए, और वो सिर्फ और सिर्फ जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ही है जो इस मुल्क की जो बाग दौड़ संभाल सकती है। आपके सामने जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस मुल्क के लिए क्या कुछ नहीं किया। जी जी, राज साहब आपको पॉइंट आ गया। यही चीज़ ब्रिगेडियर साहब से पूछते हैं। ब्रिगेडियर साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ वाहिद उम्मीद की किरण अब एक बार फिर बचे हैं जो इस मुल्क को इस मुश्किल से निकाल सकती हैं, क्या कहेंगे? लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू राजा साहब। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो चोर होता है ना वो चोर ही रहता है, ठीक है ना। इसमें कोई शक नहीं है, और दुनिया ने और आंखें बंद करने से जो है वो हकीकत नहीं बदलती, नंबर 1। नंबर 2, आप ये देखें कि जब मियां नवाज शरीफ हुकूमत में थे उस वक़्त हमारे मुल्क के क्या डायनामिक्स थे, रीजनल क्या डायनामिक्स थे, और वर्ल्ड डायनामिक्स क्या थे, नंबर 1। नंबर 2, ये चीज़ सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। कोंडालीजा राइस की किताब उठा के देख लें आप, जो है डॉक्टर इशरतुल इबाद की किताब उठा के देख लें आप, मदीहा लोधी, डॉक्टर मलीहा लोधी की किताब उठा के देख लें। मैं नहीं कहता, आप गार्डियन अखबार उठा के देख लें, आप न्यूयॉर्क टाइम्स उठा के देख लें, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग के जो दूसरे लीडर्स हैं उनके बारे में वो क्या कहते। नंबर 1, अगर हम फिर भी इसके बावजूद इस चीज़ पे कहेंगे कि जी नवाज शरीफ साहब जो है वो बाहर बैठ के और उनके पोते जो हैं वो पोलो खेलते हैं, पोलो में 5 घोड़े कम से कम चाहिए होते हैं, बिकॉज एक घोड़े से पोलो का पूरा मैच नहीं खेला जाता। तो आप इमेजिन करें कि हाउ मच मनी ही है उसने इस मुल्क से ली है, बाहर लेके गया है, और वहां पे वो यशी की जिंदगी गुजार रहा है दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी में। जब अगर वो लीडर हैं, जो हम आप अभी बात कर रहे थे ऑस्टेरिटी ड्राइव की, अगर लीडर हैं तो क्यों ऐसा है कि वो अपने पैसे बाहर रखे हुए उन्होंने, जबकि मुल्क और उनकी आवाम को जिसको वो लीड करना चाहते हैं वो यहां पे नहीं लेके आते। वो क्यों खुद दुनिया की सबसे बड़ी महंगी कार जो है उसमें खुद तो ट्रेवल करते हैं, लेकिन गरीब आदमी के लिए साइकिल लेना भी मुश्किल हो रहा है। वो खुद तो वहां पे लंदन में जो है वो बेस्ट पॉश मोस्ट पॉश इलाके में रहते हैं, जहां पे ना बिजली का प्रॉब्लम है ना गैस का प्रॉब्लम है,
लेकिन जो उनके फॉलोअर्स हैं उनके घरों में जो है आज चूल्हा भी नहीं जल रहा। आप इस चीज को अगर लीडरशिप कहते हैं, मेरा ख्याल है कि दुनिया की कोई किताब, कोई लीडरशिप का स्कॉलर लीडरशिप इसको नहीं कहेगा। उनके यहाँ वाले जो पाकिस्तान में जो लोग हैं, आप देख लें उनका जो घर है वो भी एक किस तरीके से उसकी बातें आई हैं अखबार में और मीडिया पे कि जी वो किस तरीके से किस तरह की ज़मीन पे बना है। उनके जो बच्चे हैं यहाँ पे भी वो इतने इतने एक्सपेंसिव पैसे की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इतनी इतनी महंगी गाड़ियों में वो घूमते हैं, एंड यू स्टिल फील के दे आर लीडर्स। फिर तो आप आई मीन इस पूरी पाकिस्तानी कौम से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। मैं आई एम सॉरी टू से दिस थिंग विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू राजा साहब कि आप कोई तो स्टैंडर्ड लें, दुनिया का कोई तो स्टैंडर्ड लें जिसपे कि आप अपने लीडर को लीडर कहते हैं। आप अपने ही हम खुद ही अपने एक को लीडर बना लेते हैं, उसको हम रोशनी की किरण बना लेते हैं, उसको हम कभी। और फिर सबसे बड़ी बात जो है, जो मुल्क आपका हमसाया है उसका जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वो आपके मुल्क को गालियां देता है बैठ के, और आप उसके साथ जाके बात करते हैं। इज इट द लीडरशिप? अगर ये लीडरशिप है तो फिर आई थिंक जो कायदे आजम थे, जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे, उनको हमें ख़त्म कर देना चाहिए पाकिस्तान की हिस्ट्री में से, और नवाज शरीफ का को हमें पाकिस्तान की हिस्ट्री का नाम लगा देना चाहिए, जो कि सबके सामने मीडिया में बैठे हुए। जी जी, इस हवाले से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं उन्होंने भी उस वक्त बात की थी कि इंडिया के साथ हमें हाथ नहीं मिलाना चाहिए, और जब फिर खुद हुकूमत में आए तो काफ़ी लीनियंट व्यू लिया, खा वो कश्मीर के हवाले से हो या दीगर बॉर्डर के ऊपर जो शरारतें हो रही हैं उस हवाले से हो, इस हवाले से काम नहीं हुआ। राय साहब ये बताइएगा, TLP से पाबंदी जो कल अदम की है वो हटा ली गई है, इस हवाले से समरी मंजूर वज़ीर आला पंजाब की जानिब से हो चुकी है, आप क्या कहते हैं इस वक्त हालात के मद्देनज़र ये हुकूमत का दुरुस्त फैसला है? साहिद साहब, मुझे थोड़ा सा मैं ब्रिगेडियर साहब की बात को आगे थोड़ा सा लेके चलना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच। ब्रिगेडियर साहब ने जो बातें की, मैं आई एम ग्रेटफुल टू हिम। ये कह रहे हैं कि लीडरशिप तो मैं ये बताना चाहता हूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो वाइड लीडर हैं जो पाकिस्तान के 3 दफा जो है एक भारी मंडेट लेके वो वज़ीर-ए-आज़म बने, ठीक है। और उन्होंने अपने उस जो दौरे हुकूमत हैं उन्होंने जो काम किए हैं वो आपके सामने हैं कि एक जो एटमी धमाके किए वो उनके टेन्योर में हुए, और वो ही वाज दी प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, और उन्होंने एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप लिया। उसके बाद मुल्क का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तब्दील किया। मोटरवे देख लें, ये कहते हैं कि हम रोजाना इसी चीज को जो है रिपीट करते हैं, तो ये चीजें उनकी जो सर्विसेज हैं इस मुल्क के लिए उन्होंने इस आवाम के लिए सर्व किया है, और वही लीडर है। उनके खिलाफ फिर ये कह रहे हैं ना कि जो किसी की जात के ऊपर के वो बड़ी गाड़ियों में, महंगी गाड़ियों में, या उनके जो नवासे हैं वो पोलो खोलते हैं, तो हर बंदे का ये एक हक है कि वो अपनी लाइफ को गुजारे। किसी की जात के ऊपर ये बात करना कि वो जी महंगी गाड़ियों में फिर रहे हैं और पोलो खेल रहे हैं, वो मुल्क का जो है वो पैसा चोरी करके लेंगे। साजिद साहब, मैं आपके वसातत से ये कहना चाहता हूं कि आज 3.5 साल हो गए हैं, ये प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ये इनकी जो वज़रा हैं जो ये कहते थे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से पैसा लेंगे, कि आज तक पाकिस्तानी जो अदालतें हैं जनाब आपके सामने है कि किसी भी अदालत से आज तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ एक सिंगल पैने में ही जो है गवर्नमेंट की ट्रेजरी से किसी किस्म की एम्बेजलमेंट या करप्शन नहीं प्रूव हो सकी, और ये फेल हो चुके हैं किसी अदालत में भी इनकी जो है मुस्लिम लीग की जो लीडरशिप है उनके खिलाफ कोई सबूत देने में। सवाल है मेरा यहाँ पर, राय साहब एक सवाल है मेरा यहाँ पर, ब्रिगेडियर साहब ने स्पेसिफिकली कहा है कि इनकी जो अमाउंट्स बाहर पड़ी हैं वो यहाँ पाकिस्तान में आ जाएं, भले गवर्नमेंट को ना दें, अपने पास रखें तो हमारे मामलात सीधे हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। उस वाले से स्पेसिफिकली आप क्या कहेंगे, क्या वाकई इनकी अमाउंट्स बाहर पड़ी हैं? और वो तो सबको पता ही है, लेकिन आपका क्या नुक्ता नज़र इस हवाले से? रिकॉर्ड नहीं है, इस चीज़ का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना ये प्रूव कर सकते हैं किसी भी जो है काबिल एहतराम किसी पाकिस्तान की अदालत से। ये जो चोर चोर के ये नारे लगाते थे आज ये किधर गए हैं कि इनके अपने वज़रा
हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर साहब जो है 300 कनाल के एक बहुत बड़े घर को उसको रेगुलराइज पाकिस्तानी अदालतों से रेगुलराइज करा सकते हैं, ठीक है। और उनके वज़रा जो है करप्शन में जो है आए दिन आटा चीनी जो है उसमें दवाइयों के स्कैंडल में मुलवस हैं। और फिर मालम जब्बा का आज देखें वो परवेज खटक साहब के खिलाफ जो है वो उनकी इंक्वायरी वो बंद करा दी जाती है। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी का ये नारा लेके आए थे, ये इक्वल सबके लिए अक्रॉस दी बॉर्डर होना चाहिए थे। ये खुद कर रहे हैं और चिराग के नीचे अंधेरा, इनको कुछ नजर नहीं आ रहा कि हमने क्या कुछ किया है और क्या कुछ कर रहे हैं। राज साहब, एवन फील्ड रेफरेंस के हवाले से क्या कहेंगे? वहां पे कुछ ना कुछ तो है, चीजें हैं जो सामने आई रिकॉर्ड पे। साकिट के हवाले से जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहबा और कैप्टन सफदर जो हैं उनका जो लास्ट जो हियरिंग थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें जो है उनके जो कौंसल है इरफान कादर साहब ने, उन्होंने दूध का पानी और पानी वहां पे उन्होंने लादा कर दिया। उन्होंने केस को आर्गू किया और नैब ने अब टाइम लिया 17 नवंबर को। ये नैब ने जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने जो है आर्गूमेंट्स को मुकम्मल करने हैं और वहां प्रूव करने हैं। और हमने वहां हमारे उनके काउंसिल ने वहां बता दिया है कि वो एक जाली जो एक एफिडेविट एक पेपर लगा के ऑन द बेसिस ऑफ दैट फेक डॉक्यूमेंट्स ये केस बनाया गया। इस केस में कोई जो है सच्चाई और हकीकत नहीं है। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। साजिद साहब इंशाल्लाह। ब्रिगेडियर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इस हवाले से? मैं बड़े अदब से राजा साहब को एक बात बोलूँगा कि ऑल्दो नवाज शरीफ के दौर में जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ज़रूर हुए हैं, बट ये भी देख ले कि उस वक़्त के फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट ऑन द रिकॉर्ड है मीडिया पे, वो आप देख लें। आई अगेन रेफर कोंडालीज़ा राइस की किताब आप पढ़ लें और वो क्या कहती है कि नवाज शरीफ ने अमेरिका में जाके बिल क्लिंटन के साथ क्या बात की थी। और उसका मुझे अभी पेज नंबर्स याद नहीं है, बट अगर राजा साहब को चाहिए तो मैं कम्प्लीमेंट्री वो किताब इनको भिजवा दूंगा ताकि जो है इनके रिकॉर्ड में रहे। दूसरा, मैं गार्डियंस का अखबार भी भिजवा दूंगा जिसमें कि जो है वो और लंदन पोस्ट भी भिजवा दूंगा जिसमें कि क्या वो कहते हैं। और जो है वो इन दोनों जो हमारे प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर्स थे उनके बारे में क्या कहते थे। और एक चीज़ और जो है, ये जो मैं तीसरी बात आपके साथ की है, उनकी अपनी जो स्पीचेस हैं अगेंस्ट देयर ओन सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, वो तो सबके सामने है। वो भी डिनाई कर दें कि वो भी झूठ है, ये भी डिनाई कर दें कि जी जो है वो उनके पास पैसा जब वो बने थे चीफ मिनिस्टर, उस वक़्त उनके पास क्या था और आज क्या है, वो कौन सा बिजनेस करते रहे हैं। ये अगर आप सारी चीज़ें निकालें और उसको पढ़ें, जो कि मैं राजा साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा चीज़ों को पढ़ लिया करें, देख लिया करें। दुनिया भी जो है, एवरीवन इज़ नॉट अ फूल लाइक अ नॉर्मल ऑर्डिनरी पाकिस्तानी। लोग पढ़ते हैं, लोग समझते हैं चीज़ों को। तो आम आदमी को तो आप कह सकते हैं कि जी वो उनके पास वो जद्दी जो है वो सारे ये थे और जो है वो इन्होंने किया, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया और जो है वो इन्होंने ये किया और वो किया। लेकिन जो मोटरवे बनाई उसमें से पैसा, चाहे वो कंपनी से जब मोटरवे बनी तो उसमें से कितनी किकबैक्स ली गई, वो भी ऑन रिकॉर्ड है। आप जाके अपने पेपर्स देख लें। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैं आपसे माजरत के साथ यहाँ पे राज साहब एक मिनट यहाँ माजरत के साथ ब्रेक का वक्त हुआ है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद और वापस आके बात करेंगे टीएलपी के हवाले से कि उसको जो कलदम है वो ख़त्म कर दिया गया, तो उस हवाले से क्या दोस्त फैसला है कि नहीं। वापस आते ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी करप्शन के हवाले से, नून लीग के हवाले से, लेकिन सवाल ये मैंने आखिरी छोड़ा था जिस पे बात हम करना चाह रहे हैं टीएलपी के हवाले से कि इस वक्त टीएलपी को कलअदम
जो करार दिया जा चुका था वो ख़त्म किया जा रहा है। उसकी वज़ीर आला पंजाब की जानिब से समरी मंसूर की जा चुकी है। जो खुफिया मुआहिदा हुआ है जो अब तक मंजर आम पर नहीं आया, शायद उसकी एक शिक थी, मुतालबात तो ज़रूर थे लेकिन वो शायद एक शिक थी, इस शर्त पर वो धरना जो है वो वापस लिया गया। तो इस हवाले से राय साहब आपसे पूछना चाहूँगा, क्या ये हुकूमत का दुरुस्त फैसला था इस हवाले से? थैंक यू वेरी मच साहिद साहब। ये हुकूमत का बिल्कुल भी मैं इस चीज़ से जो है वो एग्री नहीं हूँ करूँगा कि हुकूमत का कोई जो है वो सुबह दोपहर शाम इनका नहीं है। ये तीनों टाइम इनके जो है स्टेटमेंट में वो तजाद आता है। तो ये खुद ही इससे पहले जो TLP का धरना होता है वहाँ ये एग्रीमेंट करते हैं जो प्रोटेस्टर से, और फिर वो उसमें ये भी कमिट करते हैं कि हम जो फ्रांसीसी जो है उसको हम निकालेंगे और सारा। अब उस जो एग्रीमेंट है उससे वो ये डिनाइल करते हैं प्राइम मिनिस्टर भी और इंक्लूडिंग हिज टीम कि वो देयर वाज नो एनी रिटन एग्रीमेंट। और अब जब ये प्रोटेस्ट दोबारा आया तो उसमें जो है हुकूमत ने बिल्कुल अपने घुटने वो टेक दी हैं। इट्स मीन के गवर्नमेंट जो है टोटली फेल हो चुकी है, हेल्पलेस हो चुकी, हेल्पलेस थी। एक मिनट राय साहब, मेरा सवाल ये है कि उस वक्त इस शिद्दत पसंद जमात को जब कलदम करार दिया गया वो दुरुस्त फैसला था या अब अपना फैसला वापस लिया ये दुरुस्त फैसला है आपकी नजर में? देखिए दोनों 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 फैसले में जो है एक वकील होने के नाते ये हुकूमत के दोनों जो इकदाम थे उनको बिल्कुल मैं डिसएग्री करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर फैसले से इनकार है जमात थी, एक सियासी जमात थी और वो बाकायदा रजिस्टर्ड सियासी पोलिटिकली एक पार्टी है, उसका एक एग्जिस्टेंस है, एक वजूद था। और आपको पता है कि 2018 के इलेक्शन में उन्होंने बहुत बड़े एक तीसरी जमात उभर कर आई, पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात जिन्होंने एक बहुत बड़ा मैंडेट लेके आई। और उसको एक इस बात के ऊपर जब हुकूमत जो फेल हो चुकी थी उन्होंने ये एक स्टेप जो लिया और उसको कलदम जो है करार दिया। तो वो भी उस वक्त भी इनका फैसला जो है वो उसको बुर्दबारी से फैसला नहीं किया गया। इनके साथ जो मुज़ाकरात हैं, टेबल टॉक नहीं की गई और वो हठधर्मी में जो है वो उसको फैसला किया, वो उस वक्त भी गलत था। और अब भी जो है एक गवर्नमेंट का स्टांस होता है, गवर्नमेंट ने अपनी रिट कायम करनी होती है। और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट फेल हो चुकी है जब उन्होंने देखा कि ये अब इस्लामाबाद की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं और उनकी अपनी पुलिस जो है, गवर्नमेंट की जो लॉ एंड ऑर्डर एजेंसियां हैं वो भी टोटली फेल हो चुकी थी और वो वहां हेल्पलेस हो चुकी थी। और उन्होंने जो अपने मुतालबात थे उन्होंने अपने जो अकाउंट से उन्होंने वो रिस्टोर कराने थे और उसको एक प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको बतौर उसको रिस्टोर कराया, वो कामयाब हो चुके हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट को ये दोनों जो उनके इकदाम थे उसको बर्बारी से उसको हैंडल नहीं किया गया, उसको उनके दोनों फैसले गलत हैं। ये ब्रिगेडियर साहब, हुकूमत की रिट कहाँ है? क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से तो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो भी फैसला है, चाहे वो पहले किया गया या उस गलत फैसले को दुरुस्त किया जा रहा है, दोनों गलत हैं। आप क्या कहेंगे, इस वक्त हुकूमत की रिट थी कि एक टोला या एक जमात अगर आकर इस्लामाबाद में दाखिल होने की कोशिश करती है और फिर उसके बाद अपने वो मुतालबात मना लेती है, तो क्या हुकूमत की रिट अब भी कायम है या मामला फहमी से काम लिया गया है? जी थैंक यू रहमत। पहली बात तो ये है कि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो तो जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट जो भी चीज़ करेगी वो गलत है, चाहे वो कानून और दुनिया के मॉरल्स के ऊपर वो ठीक हो, लेकिन हमारी अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो उसको गलत करें। नंबर 2, जो फैसला अभी किया गया है इसको आप सिर्फ पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में नहीं देखें, आप ज़रा जूम आउट करें और इसको रीजनल पर्सपेक्टिव में देखें। पहली बात तो ये है कि इस चीज़ को ज़रा चेक करें कि आपके जो लोग थे जो कि तहरीक तालिबान के साथ थे, जो लोग जो निकाल रहे थे पोजेशन जिन्होंने निकाला हुआ था, डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं। फर्स्ट करें कि जी 1 लाख लोग थे, एक हाइपोथेटिकल फिगर लेते हैं और आप देखें कि सुबह का खाना, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना एवरेज, बहुत एवरेज पाकिस्तान में 1000 रुपया इस पे ज़रूर लगता है। तो 10 लाख रुपया एक दिन का खर्चा, वो पैसा कौन दे रहा है? वो पैसा कौन दे रहा था?
इसको आप अब जोड़ें। वो ठीक है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपने दौर में 126 दिन का धरना दिया, लेकिन मुझे सिर्फ इतनी सी बात बता दीजिएगा कि क्या ये हुकूमत का फैसला इस वक्त दुरुस्त था? मैं इससे जरा आगे जा रहा हूँ। मैं इससे टाइम हमारे पास सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं, टाइम हमारे पास ब्रिगेडियर साहब 2 मिनट बचे हैं। जो हमारे पास एनवायरनमेंट बन रही है वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बने। वो यही पहले भी चाह रहे थे। अगर आप देखें कि अफगानिस्तान में तालिबान जब उन्होंने कब्जा उन्होंने वहाँ पे गवर्नमेंट में आ गए हैं, तो पूरी दुनिया ये कह रही थी, स्पेशली यूरोप, कि जी अब पाकिस्तान की जो है रिलीजियस जमातें हैं वो, और इसी नैरेटिव को वो सपोर्ट करना चाह रहे थे, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे उसके एलाइज हो, या वो लोग जो कि इनके साथ हमारे लोकल पॉलिटिकल लोग जो मिले हुए थे, उन्होंने ही इसको फंड किया। और ये चीज, दूसरी चीज ये है कि ये चीज गवर्नमेंट को दो ऑप्शन थे गवर्नमेंट के पास। नंबर एक के जी वो उसको डंडे के जोर पे हल करती, कैजुअलिटीज होती, तो हम किसको सपोर्ट करते, हम किसके नैरेटिव को सपोर्ट करना चाह रहे थे। दूसरी चीज ये थी कि उनको आराम से समझाया जाए, उनसे बात की जाए और उनको बताया जाए कि एनवायरनमेंट क्या है दुनिया की, रीजनल एनवायरनमेंट क्या है, पाकिस्तान किस मुश्किल से फंसा हुआ है। आज जीपीएस प्लस की स्टेटमेंट आप पढ़े गार्डियन में, वो ये कहते हैं कि जी ह्यूमन राइट्स के को हम देख के आपको जीपीएस प्लस का स्टेटस जो है, जिससे पाकिस्तान का 7 से 8 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट जो है वो इफेक्ट हो सकती है। ठीक हो गया, बिल्कुल सही, आपका पॉइंट आ गया। तिश्नगी अब भी बाकी है इस हवाले से कि हुकूमत की फिर रिट कहाँ है। ब्रिगेडियर साहब ने कहा डंडे का जोर लगाया जा सकता था, लेकिन कैजुअलिटी से बेहतर है कि उनको समझाया जाए। तो क्या ये उनको समझाया गया या उनके आगे घुट्टे टेके गए, इस हवाले से तिश्नगी बाकी है। लेकिन चूंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, आज डिटेल से गुफ्तगू हुई है पेट्रोलियम मसनूआत की महंगाई की वजह से। चूँकि पूरी दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ रही हैं, इसलिए पाकिस्तान चूँकि बरामद करता है, इसको दरामद करता है, ख़रीदता है, तो पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई अल्टरनेट सोल्यूशन मौजूद नहीं है। कोई भी हुकूमत इस वक्त होती तो उसके पास भी इसका कोई सोल्यूशन नहीं था। लेकिन इसके जो असरात गरीब आवाम पर पड़ रहे हैं, खाली मसनूआत महंगी नहीं हो रही, बल्कि दीगर जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो भी गरीब आवाम की पहुँच से बाहर पहुँच चुकी हैं। लेकिन इस वक्त इस गवर्नमेंट के पास इसका कोई सोल्यूशन मौजूद नहीं है। लेकिन टीएलपी के हवाले से राय साहब ने भी बात की है कि हुकूमत का पहले भी फैसला गलत था, जल्दबाजी से फैसला किया, और अब भी घुटने टेकने के बाद ये साबित कर दिया कि रिट हुकूमत की नहीं है, ये फेल्यूर है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब का कहना था कि इस वक्त मामला फहमी ज़रूरी थी, मुल्क की सालमियत सबसे पहले है, उसके बाद सियासत है। होप फॉर दी बेस्ट। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।